बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मोमिन मददगार मुशर्रफ महमूद, और इस वक्त आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं मुझे इल्म अदब पर। मैं इल्म अदब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम भी कहता हूं और खुश आमदीद भी कहता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सारी ज़िंदगी खुशियाँ बिखेरने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक 2022 कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर थे, 6 के 6 कर चुके हैं और लाइन टू लाइन कर चुके हैं। आज आपकी बुक का आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 के सबकी सवालात एक्सरसाइज के हवाले से। तो लेट्स स्टार्ट जी। जब आप एक्सरसाइज की बात करते हैं यानी इम्तिहानी मश्क की बात, तो पहले एमसीक्यूज होते हैं जी। तो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाज़त दी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक इंटरनेशनल टीम के तौर पर रिकॉग्नाइज किया आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने। कब? 1952 में। यानी आप यूँ समझें 1952 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम का दर्जा हासिल हुआ था। ऑप्शन बी। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। जब पाकिस्तान पहली मर्तबा हॉकी का चैंपियन बना तो उसके कप्तान थे, यानी आपसे पूछा जा रहा है उसके कप्तान कौन थे, तो बेटा उसके कप्तान थे खालिद महमूद। जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हॉकी का चैंपियन बनता है तो खालिद महमूद पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे। थर्ड वन, पाकिस्तान ने अपना पहला आर्मी क्रिकेट कप जिस मुल्क के खिलाफ जीता, यानी जब कप जीत के आया किस मुल्क के खिलाफ? बेटा इंग्लैंड के खिलाफ। ये बेटा इंग्लैंड वो मुल्क जो हमारे हुक्मरान थे और अंग्रेज़ क्रिकेट खेलते थे, और यहाँ के लोकल लोगों को यानी पाक व हिंद के लोगों को क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं थी। वो कहते थे जी हमारा खेल है, ये आपका खेल नहीं है। तो यही वजह है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी क्रिकेट की तरफ। और फिर देखें पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद जब इंग्लैंड जाता है तो क्रिकेट कप यानी पाकिस्तान ने जो पहला कप जीता था वो किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ ही जीता था। क्वेश्चन 4 देखें। पाकिस्तान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको पीटीडीसी कहते हैं, जिसका काम है मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देना, सियाहत के लिए काम करना और लोगों को मालूमात देना, ये इदारा कब कायम किया गया था? पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये बेटा साल 1972, यानी जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होता है तो उससे अगले साल 1972 में इदारा कायम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। 1960 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगाए इम्तियाज़ से नवाजा गया। किसको तमगा इम्तियाज़ दिया गया था? ये बेटा पहलवानों की बात हो रही है, तो भोलू पहलवान। ऑप्शन जीम या जीम कह लें, इंग्लिश में सी कह लें। भोलू पहलवान, उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। नंबर 6 पे चलें। ड्रामाई खेल खेलने से बच्चे की सलाहियत में इजाफा होता है। तो क्वेश्चन दरअसल ये है कि बच्चे की किस सलाहियत में इजाफा होता है? तो बेटा ज़बान दानी, बे ऑप्शन। यानी सही लफ्ज़ कैसे बोलना है, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या होगा, लफ्ज़ की अदायगी क्या होगी। तो बेटा वर्ड एक ही होता है, बोलने का अंदाज, उसका जो प्रोनंसिएशन होता है, आपका जो लहजा होता है, वो मतलब को बदल देता है। तो एक लफ्ज़ को किस तरह से बोलना है और चेहरे के एक्सप्रेशन क्या देने हैं। तो जब बच्चे ड्रामे में हिस्सा लेते हैं तो उनको सही ज़बानदानी यानी ज़बान को सही बोलने का अंदाज भी साथ सीखते हैं। कहने को तो ड्रामा कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ये ज़बानदानी भी सीख रहे होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलें एमसीक्यूज नंबर 7। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट का इदारा है, यानी वो कौन सा इदारा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को देखता है? तो बेटा वो है इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल, ऑब्रिवेशन बनेगा आईसीसी,
ऑप्शन 1 यानी अलिफ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो बेटा बैन अल-अक़वामी तौर पर क्रिकेट के मामलात को देखता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए। कुतुबुद्दीन ऐबक खेलते हुए घोड़े से गिरकर जान भाग हुए, ऐसे हुआ लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में हुए होना चाहिए था, हमारे असलाफ हैं, हमें अदब से बोलना चाहिए उनको। तो मुगल बादशाह बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? जिन्होंने बड़े सगीर में इस्लामी सल्तनत की बाकायदा बुनियाद रखी। यानी इससे पहले मुसलमान बादशाह आते थे, चले जाते थे, लेकिन वो फिर यहाँ रहे। जो बाकायदा बुनियाद कंटिन्यूशन आती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, और उन्होंने वसीयत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं तो जिस जगह मुझे मौत आए मुझे उसी जगह पर दफन करना। तो ये पोलो खेल रहे थे, जिसको पोलो इंटरनेशनल गेम, इसको चुगान भी कहते हैं, घोड़े पर बैठकर। तो घोड़े से गिरने से इनकी मौत वाक़या हुई थी, इंतकाल हुआ था, तो इनको उसी जगह दफन किया गया। आप अनारकली भी जाते हैं तो अनारकली के एंड पर, यानी जब अनारकली से टूवर्ड्स द माल रोड जाते हैं तो वहाँ इनका मज़ार है। इसलिए है कि वहाँ पहले पोलो ग्राउंड था और वहाँ पोलो खेलते हुए ये इंतकाल कर गए, तो वहीं उनको दफन किया गया था उनकी नसीहत के मुताबिक। तो ऑप्शन जी जवाब। जी क्वेश्चन नंबर 9। पाकिस्तान में सैरो सियाहत की तरक्की के लिए इदारा कायम किया गया है, यानी कौन सा इदारा कायम किया गया है जिसका काम पाकिस्तान में सैरो सियाहत को तरक्की देना है? तो बेटा वो इदारा है पाकिस्तान टूरिस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन, PTDC, ऑप्शन अलिफ, पहला इदारा PTDC यानी पाकिस्तान टूरिस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो ये इदारा कायम किया गया है किस लिए? मुल्क में सियाहत की तरक्की के लिए। आगे चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन भी। मस्जिद वजीर आगा खान वाक़या है, यानी दरअसल पूछा जा रहा है कि मस्जिद वजीर आगा खान कहाँ वाक़या है? तो बेटा लाहौर में वाक़या, और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। लाहौर में बड़ी मस्जिद तो बादशाही मस्जिद है, लेकिन अगर खूबसूरती की बात की जाए तो मस्जिद वजीर आगा खान आप दाता दरबार से ये करीब हो जाती है। दाता दरबार से अंदर जब शालमी मार्केट की तरफ आते हैं, दिल्ली दरवाज़ा, उसके अंदर बहुत खूबसूरत मस्जिद लाहौर में। ठीक है जी, आपके MCQs हो गए। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सवाल नंबर 2, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, खेलों से हासिल होने वाले ज़हनी फ़वाइद बयान कीजिए। जब बेटा आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो बहुत से फ़ायदे होते हैं, ज़हनी भी होते हैं, जिस्मानी भी होते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है ज़हन, यानी इंसान के ब्रेन को, जहन को क्या फ़ायदे मिलते हैं स्पोर्ट्स में आने में। तो आपकी बुक के मुताबिक बेटा जो जवाब है, पहला फ़ायदा, खेल के दौरान बच्चों को हर तरह के हालात और हर तरह के साथियों से वास्ता पड़ता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। गेम में बेटा आप एक जॉइंट वेंचर होता है ना, मिलके खेल रहे होते हैं, तो आप सीखते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे करना है, एक दूसरे के साथ ताउन कैसे करना है। सब अच्छे बच्चे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते, यानी आप हर तरह के बंदे से वास्ता पड़ता है स्पोर्ट्स में। तो जब बच्चे स्पोर्ट्स में आते हैं तो एक्चुअली वो अमली ज़िंदगी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हर तरह के बंदे को देख रहे होते हैं। फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में नहीं होते, यानी उनकी इस तरह से तरबियत नहीं होती, उनके लिए अमली ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, उन्होंने पहले ट्रेनिंग ली नहीं होती। नेक्स्ट, खेल में बरवक्त और दुरुस्त फैसला जीतने में अहम किरदार अदा करता है। इस तरह खेल से इंसान में दुरुस्त और फौरी फैसले की तरबियत, दो चीज़ें होती हैं, आपको फैसला करना पड़ा, आपका फैसला दुरुस्त हो, और दूसरा फ़ौरन हो, डिले नहीं कर सकते। गेम में बेटा आपको फ़ौरन फैसला करना होता है। क्रिकेट की मिसाल ले लें, बॉलर ने गेंद फेंक दी तो वो 1-1.5 सेकेंड होता है बैट्समैन के पास कि बल्ला किस टाइम उठाना है। हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, कोई गेम ले लें, तो आपके पास चंद लम्हे होते हैं, जिसने उन चंद लम्हों में दुरुस्त फैसला कर लिया वो गेम जीत जाता है, और जो दुरुस्त फैसला इन टाइम नहीं कर सका वो हार जाता है। तो स्पोर्ट्स में आप ये तरबियत हासिल करते हैं कि फौरी और दुरुस्त फैसला कैसे किया जाए। अब होता क्या है, स्पोर्ट्समैन कर लेते हैं, जो स्पोर्ट्समैन नहीं होते उनको मुश्किल फैसला करना पड़ जाए ना, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। अब क्या करें, क्योंकि उनकी ये तरबियत नहीं हुई, और स्पोर्ट्स में आपकी तरबियत होती है कि फौरी और दुरुस्त फैसला कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था खेलों से हासिल होने वाले ज़हनी फ़वाइद।
शॉर्ट क्वेश्चन में। सवाल नंबर 2 पर आइए। शॉर्ट क्वेश्चन में पाकिस्तान में कुश्ती के 4 मायानाज खिलाड़ियों के नाम लिखे। 4 खिलाड़ियों के आपसे नाम पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन। तो पाकिस्तान के हम थोड़ा सा पहले तारुफ देख लेते हैं। पाकिस्तान के देसी खेलों में कुश्ती या पहलवानी में बहुत से नामवर खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान में कुश्ती के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी तौर पर पहचाने जाते हैं और इनमें बेटा एक खानदान है, पूरी फैमिली है भोलू बिरादरान, यानी ये एक ही फैमिली में बहुत से पहलवान है। तो पाकिस्तान में पहलवानी का फन बहुत ज़बरदस्त रहा, बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए, ख़ास तौर पे भोलू बिरादरान इस ख़ानदान से। तो क्वेश्चन ये है कि 4 अहम खिलाड़ियों के नाम, तो वो 4 नाम मैंने तरतीब से लिख दिए। पाकिस्तान में कुश्ती के जो 4 बड़े अगर हम नाम की बात करें तो मोहम्मद अजीम, जिनको हम उर्फ गामा पहलवान, मशहूर गामा पहलवान के नाम से हैं, तो मोहम्मद अजीम उर्फ गामा पहलवान। दूसरे बेटा इमाम बख्श, तीसरे मंजूर अहमद जिनको भोलू पहलवान भी कहा जाता है, और चौथे जुबैर जिनको झारा पहलवान भी, नाम जुबैर था लेकिन कहलाते झारा पहलवान थे। तो गामा पहलवान, इमाम बख्श, भोलू पहलवान और झारा पहलवान, ये बेटा 4 बड़े पहलवान है जो आपसे पूछे गए। ये बेटा मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं कि आपने लिखना कितना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, उसका जवाब होता है 4 से 6 लाइनों में, यानी कम से कम 3-4 लाइनें तो हों, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाइनें, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 4 से 6 लाइनों में, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 4 से 6 पेजेस पर, यानी तादाद वही है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 to 6 लाइन, लॉन्ग क्वेश्चन 4 to 6 पेजेस, ठीक है। अब जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको लगेगा सर ने तो बड़े बड़े शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए। तो बेटा ज़्यादा देने का मतलब ये होता है कि अगर कोई 1-2 पॉइंट भूल भी जाए, बात समझ रहे हैं, ये जरूरी नहीं आप सारा लिखें। मैं ज़्यादा कंटेंट आपको इसलिए दे रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में कि अगर कुछ भूल भी जाए तो फिर भी आपकी 4-5 लाइनें तो बन ही जाए। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान टूरिज्म कॉरपोरेशन के कयाम का बुनियादी मकसद क्या था, जिसको हम PTDC कहते हैं। ये इदारा क्यों कायम किया गया था? तो पाकिस्तान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कयाम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में सैरो सियाहत को फ़रोग देना था। टूरिज्म इंडस्ट्री को यानी प्रमोट करना, सैरो सियाहत को फ़रोग देना, लोगों को मालूमात देना। तो बुनियादी मकसद पूछा गया, एक तो ये हो गया। दूसरा मकसद था कॉरपोरेशन ने अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सियाहों को मालूमात की फराहमी के लिए दफातर कायम किए हैं, जहां सियाहत के वाले से बिला मुआवजा रहनुमाई फराहम की जाती है। यानी आप PTDC के इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाएं, वो आपको मालूमात भी देंगे, लिटरेचर भी देंगे, ब्रोशर भी देंगे, मैप्स वगैरह भी देंगे, और उसके कोई पैसे नहीं लिए जाते, ठीक है, उसकी कोई पेमेंट नहीं ली जाती, वो फ्री दिए जाते हैं ताकि टूरिज्म का फ़रोग हो। यह आपकी किताबी हद तक बात है, लेकिन अमलन ये बात है कि कोई इतना बेहतर आपको वहाँ से मालूमात नहीं मिलती, मगर किताब में हमारे लिए लिखा। आगे चलिए। सियाहों की सहूलत के लिए कॉरपोरेशन ने 4 इदारे कायम किए हैं। होटल्स हैं, मोटल्स हैं, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं और पाकिस्तान टूर्स लिमिटेड है। मुझसे बता दो, होटल तो वही आप पता है जहाँ से आप खाना खाते हैं जाके। मोटल्स ही होता है ऐसी जगह जहाँ आपको गाड़ी की पार्किंग भी अवेलेबल हो, वह चूल्हे और किचन बना हो, आप खुद खा के अपना खुद खाना पका सकें, वो मोटल्स होते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ से आपको बुनियादी मालूमात मिलते हैं। टूर्स लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी थी जिसकी अपनी ट्रांसपोर्ट थी PTDC की, ताकि लोगों को सियाहती मकामात दिखाए जा सकें, लेकिन अब इनकी कोई गाड़ियाँ मौजूद नहीं है, यानी अब ये इस तरह का काम इनके पास नहीं है। पहले था जब टूरिज्म अरूज पे था, अब नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान में सियाहत को दरपेश कोई से 2 मसाइल बयान करें। पाकिस्तान बेटा दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक है, लेकिन ये टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, सियाह बहुत कम आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियाहत के बहुत से मसाइल हैं। और क्वेश्चन यही है कि किस वजह से पाकिस्तान में सियाहत प्रमोट नहीं हो रही। 2 मसाइल पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो उसका जवाब देखें।
جو میں نے آپ کے لیے بیٹا بنایا، پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دیا کہ سیاحت دنیا بھر میں اہم صنعت کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس سے کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ زر مبادلہ بیٹا فارن ایکسچینج، جو ہم دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں، یعنی دوسرے ملک آ کے جو خرچ کر کے جاتے ہیں پاکستان میں، اس کو فارن ایکسچینج، زر مبادلہ کہتے ہیں۔ تو دنیا جانے بیٹا لوگ کماتے ہیں، کنٹریز ملک کماتے ہیں فارن ایکسچینج سے، ٹورزم سے، لیکن پاکستان میں ٹورزم مسائل کا شکار ہے۔ بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ان میں سے 2 پوچھے گئے ہیں، تو میں نے 2 اہم مسائل لکھے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے بیٹا؟ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال مثالی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دہشت گردی کا بہت عرصے تک ہم شکار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت حد تک کنٹرول ہو چکی ہے، تو بیرون ملک سے سیاح نہیں آتے، یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا سے ٹورزم پاکستان میں آئے، سیاح آئیں، تو ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنانا ہوگا۔ اللہ کی مہربانی سے پہلے سے بہت بہتر ہے، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی، تو پہلے وجہ ہو گئی۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاحوں کے لیے مؤثر انفراسٹرکچر یعنی بنیادی سہولیات کی کمی ہے، جس وجہ سے سیاحوں کو پاکستان میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا بیٹا، انفراسٹرکچر ہوتے ہیں بنیادی سہولیات، یعنی آپ کے اچھے ہوٹلز ہوں، اچھے کھانے ہوں، اچھی ٹرانسپورٹ ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو، یعنی جو باہر سے ہے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو انفراسٹرکچر میں بہتر کرنا ہوگا، تو تب ہی پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 5 جی، شارٹ کوشچن میں پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے 2 تجاویز پیش کیجیے، یعنی ہم ایسا کیا کریں کہ پاکستان میں ٹورزم سیاحت کو فروغ ملے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بیٹا جواب اس طرح سے بنے گا، پہلے تھوڑا سا میں تعارف کرا رہا ہوں۔ پاکستان میں سیاحت کی صنعت خوبصورت ترین مقامات کے باوجود بہت سے مسائل کا شکار ہے، جس کے حل کے لیے 2 اہم تجاویز درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے 2 تجاویز پوچھی گئی ہیں، تو ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن آپ سے 2 پوچھی گئی ہیں تو ہم 2 ہی کی بات کریں گے۔ نمبر 1، جس طرح بیٹا ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا پچھلے کوشچن میں بھی، پاکستان میں دہشت گردی اور لا قانونیت کے واقعات پر قابو پا کر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تاکہ سیاح پاکستان کو سیاحت کے لیے محفوظ ملک سفر کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوگی تو پھر پوری دنیا سے لوگ آئیں گے بغیر ڈر کے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، پاکستان خوبصورت ہے، دنیا کے دوسرے ملک آنا چاہتے ہیں پاکستان، لیکن ڈرتے ہیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہاں بہت بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، یعنی دوسرا ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں، سیاحت کے فروغ کے حوالے سے پاکستان میں سیاحوں کے لیے مؤثر انفراسٹرکچر بنایا جائے، یعنی بنیادی سہولتیں دی جائیں، تاکہ سیاح آ کے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں، انہیں کوئی ڈر، فکر، پریشانی نہ ہو اور انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دیکھیں پچھلا کوشچن بھی یہی تھا، پچھلا کوشچن یہ تھا سیاحت کو 2 درپیش مسائل، اور یہ کوشچن یہ ہے فروغ کے لیے تجاویز۔ تو آپ دیکھیں، جو دراصل مسائل ہوتے ہیں، جب ہمیں مسئلے کا پتہ چل جاتا ہے تو اسی کے اندر حل کی تجاویز بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا تقریباً ایک جیسا ہی ملتا جلتا جواب تھا۔ کوشچن نمبر 6، کبڈی کا کھیل کن ممالک میں مقبول ہے؟ یہ آپ سے کوشچن پوچھا جا رہا ہے، تو وہی پہلے ہم تعارف دیکھتے ہیں۔ کبڈی ایک بین الاقوامی کھیل ہے جو دنیا کے مختلف ملکوں میں کھیلا جاتا ہے۔ بیٹا ایک ملک نہیں، بہت سے ملکوں میں کھیلا جاتا ہے جی۔ پاکستان، تو بیٹا پاکستان بھارت، پہلے تو ذرا ایک ہی ملک تھا، اب الگ الگ ملک بنے، تو یہاں کا یہ دیسی کھیل ہے، یعنی پاکستان اور بھارت میں تو ہے، لیکن صرف پاکستان بھارت میں نہیں ہے۔ آپ کو بتانے کا مطلب ہے کہ پاکستان بھارت کے علاوہ بھی بہت سے ممالک میں کھیلا جاتا ہے۔ پاکستان بھارت کی بات کریں تو یہاں کا تو یہ مقبول دیسی کھیل ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر بات کریں، کوشچن یہ ہے کہ کبڈی کا کھیل کن ممالک میں
मकबूल है। तो पाकिस्तान भारत के अलावा कबड्डी का खेल कनाडा, इंग्लैंड, ईरान और श्रीलंका में भी बहुत मकबूल है। ये बेटा वो खेल है जिसमें जिस्मानी ताकत और टेक्निक दोनों का मुजाहरा किया जाता है। नेक्स्ट चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7। आपके हम शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट चैप्टर के। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हॉकी के कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा ध्यान में रखिए बेटा, हॉकी का वर्ल्ड कप अलग है, चैंपियंस ट्रॉफी अलग है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है हॉकी के कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। तो हॉकी के बेटा 4 वर्ल्ड कप जीते हैं पाकिस्तान ने, हॉकी के 4 वर्ल्ड कप जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो वो 3 जीती है। दोबारा सुन लीजिए, पाकिस्तान हॉकी के वर्ल्ड कप 4 मरतबा जीत चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी 3 मरतबा जीत चुका है। यहाँ वर्ल्ड कप की बात है तो हम वर्ल्ड कप की जवाब देंगे। अब देखिए बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, तो सिर्फ ये जवाब दे देना 4 वर्ल्ड कप जीते हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं होगा, आपको चारों की मुख्तसर सी तफसील भी देनी चाहिए। ठीक है, जो जवाब देखिए, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, ये आप ज़रूर बताएंगे, जिसमें पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत से आलमी एजाज़ात हासिल किए हैं। पाकिस्तान अब तक 4 मरतबा हॉकी का वर्ल्ड कप जीत चुका है। मैंने बेटा चारों की तफसील दी है आपको यहाँ। तो वो कब कब है 4 मरतबा। पहली मरतबा पाकिस्तान हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था 1971 में स्पेन के शहर बार्सिलोना में। दूसरी मरतबा 1978 में 1971 अर्जेंटाइन के शहर आयरस में। तीसरी मरतबा 1982 में भारत के शहर मुंबई में। और चौथी मरतबा 1994 में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। यानी अब तक 4 मरतबा। मैंने चारों की तफसील आपको यहाँ पेश कर दी जी। आगे है, पाकिस्तान कितनी मरतबा हॉकी का ओलंपिक चैंपियन बना। ठीक है जी, पहले वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, अब है ओलंपिक चैंपियन की। तो पाकिस्तान, इसका मुख्तसर से जवाब तो ये है कि 3 मरतबा, लेकिन आप थोड़ी सी तफसील भी बताएंगे। सिर्फ ये लिख देंगे 3 मरतबा तो ये जवाब काफी नहीं होगा। तो जवाब देखिए, हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है जिसमें पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत से आलमी एजाज़ात हासिल किए हैं। पाकिस्तान अब तक 3 मरतबा हॉकी का चैंपियन बन चुका है, और वो 3 मरतबा कौन सी हैं हम देख लेते हैं जी। पहली मरतबा कब, 1960 में पाकिस्तान हॉकी का ओलंपिक चैंपियन बना था, 1960 में इटली के शहर रोम में। दूसरी मरतबा 1968 में, 68 में मैक्सिको में। अच्छा, मैक्सिको के बारे में देखिए, पहले मैंने बताया मुल्क का नाम भी शहर का नाम भी, इटली मुल्क है, रोम शहर है, लेकिन मैक्सिको के बारे में आपको बताओ बेटा, एक कंट्री का नाम भी मैक्सिको है और सिटी का नाम भी मैक्सिको है, तो इसलिए सर मैक्सिको लिखा हुआ है। दूसरी मरतबा 1968 में मैक्सिको में। तीसरी मरतबा 1984 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पाकिस्तान हॉकी का ओलंपिक चैंपियन बना। यानी आप मतलब ये हुआ कि हॉकी में पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है। शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल नंबर 9, मलाखड़ा कैसे खेला जाता है। एक बेटा खेल है, स्पोर्ट है। मलाखड़ा एक आम सिंधी कुश्ती है जो जापानी खेल सोमो से मिलता जुलता खेल है। ठीक है जी, ये क्या होता है कि मुलाखड़ा क्या होता है, यानी 2 पहलवान खड़े होते हैं, खड़े खड़े खेलते हैं और नीचे गिराना होता है, दूसरे पहलवान को नीचे गिराना होता है ज़मीन पर। जब दूसरे की कमर ज़मीन पर लग जाएगी तो गोया वो हार गया, जिसकी कमर ज़मीन पे लगी और जिसने कर लगाई वो जीत गया। तो ये तो मुलाखड़ा, आप यूँ समझ ले सिंधी कुश्ती। लेकिन जापानी कुश्ती सोमो से मिलती है। और आगे हुई बात जो मैंने आपको भी बताई, इस खेल में मुखालिफ को ज़मीन पर गिरा कर चित करने वाला, यानी हराने वाला फातेह करार पाता है।
اب ظاہر ہے بیٹا اس کے لیے طاقت چاہیے، کیونکہ دونوں ہی پہلوان ہیں، آپ نے پہلوان کو زمین پہ گرانا ہے تو ڈیفینیٹ طاقت چاہیے اور ٹیکنیک بھی چاہیے، طاقت تو دونوں کے پاس ہے۔ تو یہ کشتی ایسا کھیل ہے جو طاقت اور ٹیکنیک کا بہترین ملاپ ہے۔ جس کھلاڑی کے پاس طاقت زیادہ ہوگی اور ٹیکنیک زیادہ ہوگی وہ جیتے گا، اگر صرف طاقت ہے ٹیکنیک نہیں تو نہیں جیت سکتے، ٹیکنیک آتی ہے طاقت نہیں تب بھی نہیں جیت سکتے۔ ملاکھڑائی پہلوان یعنی ملاکھڑا کھیلنے والے سندھ بھر میں میلوں ٹھیلوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو محسوس کرتے ہیں اور بھرپور داد پاتے ہیں۔ داد کا مطلب شاباش بھی ہوتا ہے، تالیاں بھی ہوتی ہیں اور نقد انعامات بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیے ٹورنامنٹ کمیٹی تو انعام دیتی ہے، عوام بھی نقد پیسوں کی شکل میں کھلاڑیوں کو انعام دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جی آخری سوال بیٹا شارٹ کوشچن میں سوال نمبر 10، کھیل اور سیر و سیاحت میں تعلق بیان کریں۔ کیا تعلق ہے کھیل اور سیر و سیاحت کا؟ تو بیٹا جواب دیکھیے، کھیل اور سیر و سیاحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دونوں کو ہی صحت مند سرگرمیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کھیل کھیلتے ہیں تو صحت مند سرگرمی ہے نا، ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، اور یہی بات سیر و سیاحت کا، جب آپ گھومتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں، تو کھیل اور سیر و سیاحت دونوں ہی افراد کے لیے صحت مند ایکٹیویٹیز ہیں۔ کھیل اور سیر و سیاحت دونوں سے ہی زندگی میں کیا آتا ہے بیٹا؟ نظم و نسق آتا ہے، یعنی ڈسپلن آتا ہے، مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے، اور نہ صرف مسائل کا سامنا کرنے کی بلکہ انہیں حل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کھیل سیر و سیاحت دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈسپلن کے بغیر بیٹا آپ کھیل نہیں سکتے، ڈسپلن کے بغیر آپ علاقے گھوم نہیں سکتے، سیر و سیاحت نہیں کر سکتے۔ کھیل میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پہ آپ قابو پانا سیکھتے ہیں، سیر و سیاحت میں بھی سیکھتے ہیں۔ کھیل آپ کو جسمانی طور پر ذہنی طور پہ صحت مند بناتے ہیں، اور یقیناً سیر و سیاحت میں بھی آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ جسمانی صحت کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لہذا ملک میں کھیلوں کے فروغ اور انعقاد کے ذریعے سیر و سیاحت کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جب بیٹا بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں تو پھر دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اس وقت ابھی ختم ہوا ہے، قطر میں جو فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا، وہ تو بیٹا فٹ بال کا ورلڈ کپ رہا تھا، لیکن آپ نے دیکھا پوری دنیا سے لوگ آئے۔ ایسے بیٹا پاکستان میں شندور پولو فیسٹیول، شندور دنیا کا سب سے اونچا پلے گراؤنڈ ہے، تو وہاں جب میچ ہوتا ہے تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں دیکھنے۔ تو یوں بیٹا کھیلوں کو فروغ دے کر اب سیر و سیاحت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، اور سیر و سیاحت کو فروغ دے کر کھیلوں کو بھی فروغ دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کھیل اور سیر و سیاحت کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا الحمدللہ آپ کی سیکنڈ ایئر کی بک کمپلیٹ ہوئی، مطالعہ پاکستان کی۔ میں نے بیٹا پہلے بھی لیکچر کیے تھے سیکنڈ ایئر مطالعہ پاکستان کے، لیکن پھر بک چینج ہو گئی سال 2022 میں، تو الحمدللہ تمام بک کے لیکچرز دوبارہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ آج آپ کا آخری لیکچر تھا نئی بک پاک سٹڈی کا، چھٹے چیپٹر کی ایکسرسائز کا۔ میں نے بیٹا صرف جنرل پریویو نہیں دیا آپ کو، بلکہ ایک ایک لفظ ورڈ ٹو ورڈ ریڈنگ کی ہے، اور ورڈ ٹو ورڈ آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ آپ کا بیٹا کنسپٹ کتنا بھی اچھا ہو، جب تک آپ بک نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنے گی۔ تو ہم نے بک کا ایک ایک لفظ دیکھا، ہم نے ایکسرسائزز بھی دیکھی، مشق میں ہم نے بیٹا 6 چیپٹر تھے، 6 کی 6 ہم نے MCQs بھی دیکھے، شارٹ کویشچن بھی دیکھے۔ لانگ کویشچن بیٹا اس لیے الگ سے ڈسکس نہیں کیے کہ آلریڈی ڈسکس کیے جا چکے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ میں دوبارہ ایک لیکچر پورا لگاؤں، تو جو ڈسکرپشن ہے بیٹا اس ویڈیو کی، اس میں آپ کو لانگ کویشچنز کی ویڈیوز کے لنک مل جائیں گے، تو لانگ ویڈیو وہاں سے دیکھ لیں گے۔ شارٹ کویشچن MCQs بیٹا شیئر کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ میں نے جو ایک ذمہ داری لی تھی، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سیکنڈ ایئر کی پاک سٹڈی انشاءاللہ ہم کریں گے، تو وہ آج ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گئے۔ سیکنڈ ایئر پاک سٹڈی کے امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے، امپورٹنٹ لانگ کویشچن، امپورٹنٹ شارٹ کویشچن، وہ بیٹا میں شروع میں ہی ویڈیو ڈال چکا ہوں، پہلی 2 ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آپ نے پاک سٹڈی کا پیپر اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے، بہتر پریزنٹیشن کیا ہونی ہے، وہ بھی بیٹا شروع میں موجود ہے ویڈیو۔ اور یہاں بیٹا ایک اور بات بتا دوں، بچے مجھے کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو کیسے تلاش کریں، تو بیٹا اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے، آپ کا جو چینل ہے یہ یوٹیوب چینل علم و ادب، اس میں پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، یعنی پلے لسٹ الگ ہے،
اس میں سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی پلے لسٹ ہے، تو اس میں آپ کو کوئی اور لیکچر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہم نے اردو کی الگ بنائی ہے، اسباق کی الگ ہے، نظموں کی الگ ہے، غزل کی الگ ہے، سیکنڈ ایئر کی الگ ہے۔ تو آپ نے سمپل چلے جانا ہے یوٹیوب کے پلے لسٹ میں، بس سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی 2 آپ کو فولڈر ملیں گے، اولڈ اور نیو، تو ظاہر ہے اب آپ کی نیو بک ہے، نیو بک کے مطابق آپ کریں گے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس قابل ہو سکا کہ لیکچرز مکمل کروں۔ اگر بیٹا آپ کو بک کے لیکچر اچھے لگے ہوں، آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو، تو پھر میری ریکویسٹ ہے بیٹا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے اس چینل علم و ادب کو زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کیے، تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے، چراغ سے چراغ جلتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ بیٹا اگر آپ نے سنے ہیں اور توجہ سے سنے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ صرف یہ لیکچر سن کر انشاءاللہ بہت اچھے نمبر بلکہ مکمل نمبر سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں کامیابیوں سے نوازے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔